नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्यहिंदी.com के खास कार्यक्रम आशुतोष की बात में आपका स्वागत है। आज हम बातचीत करेंगे मनीष तिवारी से, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, पूर्व केंद्रीय मंत्री, मनमोहन सिंह की सरकार में शामिल और बहुत ही प्रखर और ओजस्वी वक्ता। दरअसल इस वक्त कांग्रेस पार्टी के सामने ढेरों सवाल हैं। पहला सवाल इस बात को लेकर यह है कि क्या कांग्रेस पार्टी देश की मौजूदा नरेंद्र मोदी सरकार को तगड़ा मुकाबला दे सकती है या नहीं दे सकती है। कुछ लोग ये भी कहते हैं कांग्रेस पार्टी एक एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस से गुजर रही है। एक सवाल यह भी है कि क्या कांग्रेस पार्टी ने पिछले दिनों जो आक्रामकता दिखाई है, जो हमलावर तेवर दिखाए हैं, क्या वो कंटिन्यू करेंगे, क्या उसको बरकरार रख पाएंगे। चौथा सवाल इस बात को लेकर है विपक्षी एकता की जो बातें हो रही है, क्या उसमें राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी की कोई भूमिका है। पांचवा सवाल, क्या विपक्षी एकता के नाम पर राहुल गांधी को नेता स्वीकार किया जा सकता है। और अंतिम सवाल इस बात को लेकर है क्या वाकई में 2024 में कांग्रेस पार्टी इस स्थिति में होगी कि मौजूदा सरकार को हटा के उसकी जगह अपनी जगह बना सकती है। बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन सबसे पहला सवाल मनीष जी मेरा आपसे इस बात को लेकर है कि कांग्रेस पार्टी को लेकर जिस तरीके के सवाल खड़े हो रहे हैं उसमें एक और सवाल खड़ा हो गया है कि कांग्रेस की युवा नेता सुष्मिता देव ने भी पार्टी छोड़ दी है। क्या कहेंगे आप? पहले तो आशुतोष जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने निमंत्रण दिया और आप जैसे वरिष्ठ पत्रकार से बात करने का आज अवसर प्राप्त हुआ। देखिए, जहाँ तक सुष्मिता देव का सवाल है, जो कल वाकया हुआ वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और दुर्भाग्यपूर्ण इसलिए है कि जब पार्टी किसी भी व्यक्ति को मान सम्मान सत्कार देती है और अगर आपके उस पार्टी से किसी वजह से, सही वजह से, गलत वजह से कोई दरार आ जाती है या दिलों में फ़र्क आ जाता है, तो आप ऐसा नहीं करते कि सुबह 9 बजे सोशल मीडिया के ऊपर अपना इस्तीफ़ा पोस्ट करके 12 बजे किसी और राजनीतिक दल में शामिल हो जाते हैं। मुझे लगता है कि राजनीतिक शिष्टाचार, राजनीतिक परंपराएं इस बात की इजाज़त नहीं देती और शायद हमारे देश में वो शिष्टाचार और वो परंपरा अब सियासत में रह नहीं गया है। दूसरी बात ये है कि कांग्रेस पार्टी को, हम सबको इस चीज़ पे बहुत गंभीरता से विचार करना पड़ेगा कि नौजवान लोग एक के बाद एक कांग्रेस पार्टी क्यों छोड़ रहे हैं। 2019 के चुनाव में जब चुनाव चल रहा था, श्रीमती प्रियंका चतुर्वेदी पार्टी छोड़ के चली गई, वो शिवसेना से सांसद हो गई, उपनेता हो गई। उसके बाद श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया पार्टी छोड़ के गए, वो एनडीए भाजपा की सरकार में कैबिनेट मंत्री हो गए। उसके बाद श्री जितेंद्र प्रसाद पार्टी छोड़ के गए और उन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। और अब सुष्मिता देव कांग्रेस पार्टी छोड़ के तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गई। इससे एक बात तो बिल्कुल साफ जाहिर होती है कि भारत की सियासत में विचारधारा की मौत हो गई जी। क्योंकि अमूमन ये हुआ करता था कि अगर आप किसी राष्ट्रवादी, किसी धर्मनिरपेक्ष पार्टी में हैं, प्रगतिशील पार्टी में हैं, तो अगर आपके पार्टी से मतभेद भी हो जाते थे, विचार भिन्नता हो जाती थी, तो आप बिल्कुल दूसरी ओर छलांग लगा के नहीं चले जाते। वो चीज़ काफ़ी देर से पूरी तरह से समाप्त हो गई है और सियासत एक अगर मैं कहूँ पेशा बन के रह गई है कि हर व्यक्ति ये देखता है कि मेरी महत्वाकांक्षा कहाँ पूरी हो सकती है और वहाँ वो अपना पड़ाव डालने की कोशिश करता है। पर इसके साथ साथ अगर ऐसे लोग पार्टी छोड़ के जाते हैं जिनको पार्टी ने शीर्ष स्थान दिया, पार्टी ने उनमें इन्वेस्टमेंट की, उनको नेता बनाया, उनको नेतृत्व का मौका दिया, तो कांग्रेस पार्टी के लिए भी ये बहुत गंभीर चुनौती है और इसके ऊपर बहुत ही गंभीरता से, संवेदनशीलता से विचार करने की जरूरत है। मनीष जी, आप कांग्रेस पार्टी के उन चंद नेताओं में से हैं जो बहुत, जिसे कहते हैं ना कि बहुत नीचे से ऊपर आए, एनएसवाई की पॉलिटिक्स की, यूथ कांग्रेस की पॉलिटिक्स की, फिर आप कांग्रेस पार्टी में सीनियर पोजीशंस पर रहे, कैबिनेट में मिनिस्टर भी रहे आप। और तो आपको क्या लगता है कि ये लोग क्यों छोड़ के जा रहे हैं? सुष्मिता देव, जितिन प्रसाद, ज्योतिरादित्य सिंधिया, प्रियंका चतुर्वेदी, और इनमें से कम 3 को तो कांग्रेस पार्टी ने बहुत सम्मान दिया
उसके बावजूद ये लोग छोड़ रहे हैं। आप कह रहे हैं विचारधारा की मौत हो गई है, तो कांग्रेस में भी तो कुछ दिक्कत होगी जिसकी वजह से लोग छोड़ के जा रहे हैं। देखिए, मैंने इस बात को स्वीकार किया कि हमको गंभीरता से इसके ऊपर विचार करने की जरूरत है कि लोग क्यों पलायन कर रहे हैं। और आपकी बात बिल्कुल सही है। श्री जितेंद्र प्रसाद, श्री माधवराव, श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया मेरे साथ डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार में मंत्री थे। श्रीमती प्रियंका चतुर्वेदी को बहुत ही एक शीर्ष स्थान और बहुत ही जल्द कांग्रेस पार्टी ने अपने मीडिया विभाग में दिया था। और सुष्मिता देव तो कांग्रेस की महिला कांग्रेस की अध्यक्ष थी, और जब उन्होंने दूसरी पार्टी में शामिल हुई है तो शायद उससे चंद घंटे पहले अपना इस्तीफा दिया था। और इसलिए ये एक कांग्रेस पार्टी के लिए बड़ी चुनौती है कि बुजुर्ग लोग नहीं, जिनकी उम्र बीत गई है या जिनका वक्त निकल गया है, वो छोड़ के जा रहे हैं, पर नौजवान लोग जो अपने 40-50 के दशक में हैं, अगर वो छोड़ के जाते हैं तो ये एक बहुत ही गंभीर समस्या है और हमको इसकी तय में जाना बहुत ज़रूरी है। और आपकी बात सही है कि इस वर्ष मुझे 40 साल पूरे हो गए कांग्रेस पार्टी में। 1981 में मैंने अपना सफ़र शुरू किया था एक एनएसयूआई के आम कार्यकर्ता के रूप में। और मुझे व्यक्तिगत तौर पे दुख होता है जब इस तरह की घटनाएं होती हैं या इस तरह के हादसे होते हैं। मनीष जी, फिर मैं आप अपने सवाल को थोड़ा दूसरे तरीके से रखने की कोशिश करूंगा। क्या ये कांग्रेस पार्टी में लीडरशिप का सवाल है या कांग्रेस पार्टी में विकल्पहीनता की स्थिति पैदा होगी? विकल्पहीनता मतलब ये कि लोगों को लगने लगा कांग्रेस पार्टी तब अब केंद्र में सत्ता में आती दिखाई नहीं पड़ रही है, तो बहुत सारे पॉलिटिकली एम्बिशियस लोग हैं, उनको लगता है कि यहाँ बने रहने से क्या फायदा, कहीं और किसी और पार्टी में जाते। ये बड़ा कारण है या कांग्रेस में जो लीडर लेसनेस पिछले दिनों दिखाई पड़ी है, ये एक दिक्कत है? देखिए, ये इस बात में आशुतोष जी कोई दो राय नहीं है कि कांग्रेस 2014 और 2019 का चुनाव हारी है और उसके कारण एक परिस्थिति पैदा हुई है जिस परिस्थिति के ऊपर गंभीरता से विचार की जरूरत है। पर जहां तक नेतृत्व का सवाल है, देखिए 2019 में जब श्री राहुल गांधी जी ने नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दिया और इस मुल्क में चंद ही ऐसे लोग हैं सियासत में जो नैतिक जिम्मेदारी लेते हैं और जवाबदारी कबूल करते हैं, तो कांग्रेस पार्टी ने एक एक मत से श्रीमती सोनिया गांधी जी को एक बार फिर से ये विनम्रता पूर्व विनती की कि आप हमारे अध्यक्ष बनिए। और उन्होंने पहले भी 1998 से लेकर 2017 तक कांग्रेस पार्टी को बहुत ही कुशल तरीके से चलाया था। 2 बार यूपीए की सरकार बनी उनके नेतृत्व में। तो ये कहना कि कांग्रेस में नेतृत्व का संकट है, मुझे ये एक बड़ी सिंपलिस्टिक एक्सप्लेनेशन लगती है। ये कहना कि लोग महत्वाकांक्षी हैं, उनको लगता है कि शायद कांग्रेस पार्टी अब उनकी आशाओं और आकांक्षाओं की सवारी नहीं बन सकती, ये जरूर हो सकता है। पर राजनीतिक पार्टियों के लंबे सफर में, और कांग्रेस पार्टी का बहुत लंबा सफर है, ऐसे मकाम आते हैं जब पार्टियों की जो परिस्थिति होती है वो बिल्कुल आसमान नहीं छू रही होती, पर आपका जो व्यक्तित्व है, आपकी विचारधारा से जो लगाव है या उसमें आस्था है, वो उसी तरह समय उजागर होती है जब आपकी पार्टी किसी चुनौती से गुजर रही हो। मनीष जी, कांग्रेस पार्टी के बारे में ये भी कहा जाता है कि लोग इस बात से परेशान नहीं कि कांग्रेस पार्टी 2 बार चुनाव हारी। पार्टियां राजनीति में आती हैं, पार्टियां चुनाव में हारती भी हैं, जमानतें भी जब्त होती हैं। लोगों को ये अब कांग्रेस के कई लोग ये अंदर खाने बातें करते हैं कि कांग्रेस के अंदर अब वो ऊर्जा, वो स्पार्क दिखाई नहीं पड़ता है, एक लीडरलेसनेस दिखाई पड़ती है। उनको लगता है कि चीजें बदल नहीं रही हैं। मैं हालांकि G23 शब्द जैसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करता हूं, लेकिन कांग्रेस के कई बड़े नेताओं ने एक साथ मिलकर अपनी बातों को रखा है। चीजें बदल नहीं रही है, ये लोगों को लग रहा है कि कोशिश तो होनी चाहिए, वो कोशिश होती हुई दिखती नहीं, इसलिए लोगों को लगता है कि अब यहां उम्मीद नहीं करनी चाहिए। क्या ये कारण आप देखते हैं? देखिए,
आपने बिल्कुल सही कहा कि कुछ लोगों ने, जिसमें मैं भी शामिल था, अपनी जो वेदना थी वो कांग्रेस अध्यक्षा के समक्ष रखी थी पिछले वर्ष। और हमारी भी ये कोशिश थी और अभी भी है कि हमारी जो पार्टी है, कांग्रेस पार्टी है, वो भारतीय जनता पार्टी से विचारधारा के माध्यम से, संगठन के स्वरूप से और बाकी जो राजनीतिक दांवपेच होते हैं, भाजपा से लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार हो। पर उसके साथ-साथ मैं ये भी समझता हूँ, जो थोड़ा बहुत 4 दशक का राजनीतिक तजुर्बा है, कि जो पहले 2 वर्ष होते हैं या ढाई वर्ष होते हैं, जब सरकार दोबारा बनती है, जी। तो वो विपक्ष के लिए मुश्किल होते हैं। आपको याद होगा, जब 2009 में यूपीए की सरकार दोबारा बनी, तो ये कहा जाता था कि भारतीय जनता पार्टी हिंदी हार्टलैंड की एक रीजनल पार्टी बन के रह गई है। हम्म। और फिर परिस्थितियां बदली और भारतीय जनता पार्टी बहुत तेजी से उभरी और उन्होंने 2014 में सरकार बनाई। मुझे ये लगता है कि जिस तरह से इस देश की परिस्थिति बनती जा रही है हम्म। और जो सरकार से लोगों का मोह है, वो भंग भंग होता जा रहा है, ये आने वाले समय में परिस्थितियां बहुत जल्दी बदलेंगी। बट मनीष जी, क्या आपको लगता है कि राहुल गांधी के नेतृत्व को पार्टी के अंदर स्वीकारोक्ति है या स्वीकारोक्ति नहीं है? क्योंकि जब उन्होंने 2019 के बाद चिट्ठी लिखी तो उन्होंने कहा था कि मुझे तो लग रहा था मैं तो अकेले ही लड़ रहा हूं, मेरे साथ कोई नहीं है। तो अगर कांग्रेस के अध्यक्ष ये बात कहें तो ये अपने आप में बड़ा गंभीर है। लोग ये कहते हैं कि जो कांग्रेस पार्टी के पुराने जमे जमाए सीनियर नेता है, वो राहुल गांधी को अपना नेता मानने के लिए तैयार नहीं है। देखिए, ऐसा है कि 2017 में सारी कांग्रेस पार्टी ने सर्वसम्मति से श्री राहुल गांधी जी को अपना अध्यक्ष चुना था। 2017 से लेके 19 तक सब लोगों ने एक मन से श्री राहुल गांधी जी के साथ काम किया, कि हम 2019 में हमारी दोबारा से पैठ बना सके। और ये बात भी सही है कि उनके नेतृत्व में, चाहे राजस्थान हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चुनाव कांग्रेस पार्टी ने जीते। और गुजरात में भी जो कांग्रेस का परफॉर्मेंस थी, वो पिछले वर्षों के बनस्पत बहुत बेहतर रही थी। पर जब 2019 का चुनाव हुआ, और वो चुनाव बहुत ही एक अजीब माहौल में हुआ, विचित्र माहौल में हुआ, एक बालाकोट की एयर स्ट्राइक्स के बाद इस देश में एक राष्ट्रवाद की लहर थी, और उस राष्ट्रवाद की लहर को बुनाने में भारतीय जनता पार्टी ने कोई कसर नहीं छोड़ी। उसके कारण एक नतीजा आया। शायद श्री राहुल गांधी जी उस चीज को अपने दिल पे ले गए, और एक अच्छे इंसान होने के नाते उन्होंने सोचा कि मुझे इसकी नैतिक जिम्मेवारी लेनी चाहिए। और जैसे मैंने पहले कहा कि बहुत राजनेता इस तरह की नैतिक जिम्मेवारी लेते नहीं है, पार्टियां चुनाव हारती हैं, आपने कहा जमानतें भी जब्त होती हैं। तो इसलिए श्री राहुल गांधी का किसी ने इस्तीफा मांगा नहीं था। किसी ने पार्टी में ये नहीं कहा था कि आप नैतिक जिम्मेवारी लेके अपने पद से हटिए। उसके बनस्पत सबने ये कहा था कि ठीक है, हार हुई है, आप अभी अभी अध्यक्ष बने हैं, आप अध्यक्ष बने रहिए, हम सब आपके नेतृत्व में काम करने के लिए तैयार हैं। पर वो अपने बात पे पूरी तरह से अटल थे, और उसके कारण कांग्रेस में एक परिस्थिति पैदा हुई। पर ये कहना कि श्री राहुल गांधी जी की के नेतृत्व को किसी ने तब या उसके बाद कभी चुनौती दी है, वो सही नहीं होगा। चाहे वो कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष हैं, पार्टी ने और पार्टी के कार्यकर्ता और नेताओं ने उनको पूरा मान और सम्मान दिया है। पर हाँ, ये ज़रूर है कि बहुत लोग ये चाहते हैं कि जिस तरह से कांग्रेस पार्टी की दिशा और दशा बिल्कुल साफ हुआ करती थी, और बहुत ही एक तेज तरार तरीके से हम सरकार के साथ लड़ते थे, वो स्वरूप, उस स्वरूप में जमीन पे हम लोगों को अपने आप को देखना चाहिए। आजकल लोग ये कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व को अपने सीनियर नेताओं पर उतना भरोसा नहीं, इसलिए प्रशांत किशोर नाम के एक शख्स से डिस्कशन कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। उन्होंने कोई ब्लूप्रिंट दिया है, वो कांग्रेस पार्टी को रिजुविनेट करेंगे। क्या आपको नहीं लगता ये हास्यास्पद स्थिति है? देखिए, ऐसा है कि आपको भी मालूम है आशुतोष जी, कि अलग अलग समय के ऊपर
अलग अलग पार्टियां जो राजनीतिक विश्लेषणकारी हैं या जो राजनीतिक रणनीतिकार हैं, उनकी मदद लेती हैं। श्री प्रशांत किशोर ने आम आदमी पार्टी की मदद की दिल्ली के पिछले चुनाव में। उन्होंने पश्चिम बंगाल के चुनाव में श्रीमती ममता बनर्जी की मदद की। उससे पहले उन्होंने आंध्र प्रदेश में वाईएसआर राजशेखर रेड्डी के सुपुत्र की मदद की और वहाँ पे पार्टी जीती। उससे पहले उन्होंने नीतीश कुमार की मदद की। उससे पहले वो भारतीय जनता पार्टी के साथ काम करते थे। तो इसलिए अगर कांग्रेस पार्टी को ये लगता है कि कोई व्यक्ति ऐसा है जिसका इतना तजुर्बा है और वो कुछ वैल्यू ऐड कर सकता है, तो मुझे नहीं लगता कि उससे बातचीत करने में या किसी की सलाह लेने में कोई छोटा हो जाता है। अगर किसी की सलाह से हमारी जो पार्टी है वो और मजबूत होती है, वो और सशक्त होती है, उसमें कुछ वैल्यू एडिशन होती है, तो मुझे इससे कोई गुरेज नहीं है कि आप उसकी मदद लें। पर मदद लेना और किसी व्यक्ति को पार्टी में पदाधिकारी बनाना, इन दोनों चीजों में फर्क है। मनीष जी माफ करिएगा, मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आपका 40 साल का अनुभव है। गुलाम नबी आजाद जैसे नेता जिन्होंने राजीव गांधी के साथ काम किया, मिसेस गांधी के साथ काम किया, दिग्विजय सिंह जैसे नेता हैं, और इन तमाम नेताओं के बावजूद अगर ये परसेप्शन बनता है कि इन लोगों से पार्टी नहीं समझ सकती, संभालने के लिए पार्टी को में आग भरने के लिए एक प्रशांत किशोर की जरूरत है, ये पार्टी की जो पॉलिटिकल कैपिटल है या पार्टी की जो राजनीतिक समझ के लोग हैं, क्या उन पर एक बहुत तीखी टिप्पणी नहीं है? देखिए, मुझे नहीं लगता आशुतोष जी ये किसी के ऊपर टिप्पणी है, क्योंकि अगर आप तृणमूल कांग्रेस का उदाहरण लें, तो तृणमूल कांग्रेस में जो लोग 1997 में कांग्रेस छोड़ के गए थे और जिन्होंने तृणमूल कांग्रेस की संरचना की थी, उन लोगों ने भी उस समय 30-30 साल कांग्रेस में बिताए थे और उसके बाद शायद उनके अब तक 50 साल हो गए हो। तो ऐसा नहीं था कि तृणमूल कांग्रेस में राजनीतिक अनुभव की कोई कमी थी, पर उसके बावजूद उन्होंने श्री प्रशांत किशोर की मदद ली। इसके अलावा अगर आप नीतीश कुमार जी को देखें, अब नीतीश कुमार जी के पास कोई राजनीतिक अनुभव की कमी नहीं है। जो जेडीयू के नेता हैं उनके पास कोई राजनीतिक अनुभव से हीन नहीं है, पर फिर भी उन्होंने उस समय ये सोचा कि शायद कुछ ऐसे पहलू हैं जिनके ऊपर वैल्यू एडिशन से फर्क पड़ेगा, तो उन्होंने उनकी मदद दी। तो बुनियादी बात ये है कि आप किसी भी राजनीतिक रणनीतिकार की जो रोल है वो किस तरह से डिफाइन करते हैं। तो अगर आप उसका रोल ठीक तरह से डिफाइन करते हैं, जहां पर वो अपना इनपुट जो है वो सकारात्मक तरीके से दे सके और राजनीतिक कार्यकर्ताओं को ये ना लगे कि आपने किसी को उनके ऊपर थोप दिया है, तो वो समन्वय अगर ठीक बन जाए, जैसा कि बिहार में बना था या पश्चिम बंगाल में बना था या दिल्ली में बना था या आंध्र प्रदेश में बना था, तो इस चीज से एक सकारात्मक फायदा हो सकता है, ये मेरा मानना है। क्या आपको लगता है कि पंजाब में जिस तरीके से नवजोत सिंह सिद्धू को कमान दी गई है उससे गलत संदेश गया है? देखिए, पंजाब की एक बहुत ही विचित्र और अद्भुत परिस्थिति है। पंजाब में क्योंकि 15 साल आतंकवाद रहा और उस आतंकवाद ने एक बिल्कुल जिसे कहते हैं कि एक एक ऐसा प्रोसेस शुरू किया या एक ऐसा प्रोसेस उसमें चला जिससे कि दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। मतलब जो लोग भारत की एकता और अखंडता में, भारत की प्रभुसत्ता में विश्वास रखते थे, जो आतंकवाद के और जो सेपरेटिज्म है उसके खिलाफ थे, वो सब एक तरफ खड़े पाए गए। तो पंजाब में जो कांग्रेस है वो विचारात्मक रूप से बहुत मजबूत है और ऐसी परिस्थिति में जो भी कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व करता है उसको एक बात बिल्कुल साफ तौर से अपने जहन में रखनी चाहिए कि वो उन कार्यकर्ताओं का नेतृत्व कर रहा है जिन्होंने अपनी जान जोखिम में डालकर, और 30,000 से ज्यादा लोग 1980 से 95 तक मारे गए,
ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने खून से कांग्रेस पार्टी को सींचा है और इस देश की एकता और अखंडता को बरकरार रखा है। तो ये जो पंजाब की बहुत विशेष परिस्थिति है, जब तक कोई व्यक्ति इसको बहुत गहराई से समझता नहीं है, तब तक गलती होने की जो पॉसिबिलिटी है वो बहुत बढ़ जाती है। और पंजाब की परिस्थिति इसलिए भी क्योंकि जो जो हाल अब अफगानिस्तान का हुआ है और पाकिस्तान की आईएसआई की बहुत बड़ी जीत हुई है अफगानिस्तान में, उसके बाद पंजाब में अलगाववाद और आतंकवाद की परिस्थिति और जम्मू कश्मीर में बहुत गंभीर हो सकती है। तो इसलिए पंजाब के मुख्यमंत्री का और पंजाब के कांग्रेस के अध्यक्ष का एक बहुत ही विशेष रोल रहेगा आने वाले चंद महीने या चंद सालों में। और वो रोल सिर्फ इस तक सीमित नहीं रहेगा कि आप चुनाव में पार्टी को कैसे नेतृत्व देते हैं। एक बहुत बड़ी लड़ाई दोबारा से पंजाब में फिर इस मुल्क के सामने आ सकती है। और जिस तरह का किसान आंदोलन चल रहा है, उस किसान आंदोलन से का भी जो असर है वो आने वाली दिनों में सिर्फ पंजाब की राजनीतिक पृष्ठभूमि पे नहीं पड़ेगा, पर पंजाब की जो सुरक्षा है और जो राष्ट्रीय सुरक्षा है उसके ऊपर भी उसका एक दूरगामी परिणाम हो सकता है। आपको लगता है सिद्धू जी में वो गंभीरता है? देखिए आशुतोष जी, मेरा सदा से ये मानना रहा है कि जो सियासत है वो व्यक्तियों की नहीं होती, मुद्दों की होती है। बहुत कई बार हम इस चीज को से भटक जाते हैं और पॉलिटिक्स को बहुत पर्सनालिटी सेंट्रिक कर देते हैं। देखिए, व्यक्ति भी मुद्दों से या नेता भी मुद्दों से बनते हैं। तो इसलिए पंजाब के सामने जो मुद्दे हैं आज की तारीख में, और वो मुद्दे देश के लिए भी उतने ही चिंताजनक है, वो इतने गंभीर हैं कि उनको एक बहुत ही संवेदनशीलता से एड्रेस करने की जरूरत है। और मैं ये उम्मीद करता हूं कि जो एक बड़ी जिम्मेवारी आज पंजाब में कांग्रेस अध्यक्ष के और मुख्यमंत्री के सर के ऊपर है, और जिस तरह की परिस्थितियां बनती जा रही हैं, वो इसके ऊपर खरे उतरेंगे। विपक्षी एकता के बारे में अगर बातचीत करें, क्या आपको लगता है कि विपक्षी एकता एक मंच के तौर पर अब आज की सबसे बड़ी जरूरत है, और क्या कांग्रेस पार्टी उसको लीड करके उस विपक्षी एकता को एक स्वरूप देने की कोशिश करेगी? देखिए, अगर आप पिछले 7 वर्ष को एक परिप्रेक्ष्य में देखें तो आप इस बात को बड़ी अच्छी तरह से और बहुत बेहतर जानते हैं कि जिन मूलभूत आदर्शों के ऊपर इस देश की संरचना हुई थी, उन सब के ऊपर पूरी तरह से आघात और कुठाराघात हुआ है। और इसलिए जितनी राष्ट्रवादी और जितनी प्रगतिशील शक्तियां हैं, उनको इकट्ठा होने की जरूरत है, उनको लामबंद होने की जरूरत है। और मेरा ये मानना है कि अगर विपक्ष इकट्ठा नहीं हुआ, अगर विपक्ष ने ये नहीं तय किया कि इस देश में आने वाले 2024 में 1 to 1 फाइट होगी, तो विपक्ष अपनी जो भूमिका है, अपना जो कर्तव्य है और अपनी जो जिम्मेवारी है, वो पूरी तरह से निभा नहीं पाएगा या निभाने में नाकामयाब होगा। अब उसमें ये चीज जरूरी नहीं है कि नेतृत्व कौन करता है। उद्देश्य ये होना चाहिए कि 2024 में जो भारत का ख्याल है, जो आइडिया ऑफ इंडिया है, उस आइडिया ऑफ इंडिया को दोबारा से बरकरार रखने की जरूरत है। और मैं सभी विपक्षी दलों से ये हाथ जोड़ के विनती करता हूं, और मेरी बात होती रहती है, उनसे सबसे कहता हूं कि हम वन अपमैनशिप में न पड़े, और जो एक लक्ष्य है, जो एक ऑब्जेक्टिव है, उसको पाने के लिए, इस मुल्क को बचाने के लिए, अगर हमको अपनी शख्सियत को भी थोड़ा सा उसमें सब्स्यूम करना पड़ता है, तो सब्स्यूम करने के लिए हम लोगों को तैयार रहना चाहिए। मनीष तिवारी जी, क्या आपको लगता है कि विपक्षी एकता होने के पहले कांग्रेस पार्टी ने लीडरशिप पर अपनी दावेदारी छोड़ दी? देखिए, अगर आप
लोकसभा को अपने संज्ञान में लें तो लोकसभा की जो 543 सीटें हैं उसमें से शायद 220 सीट ऐसी है जिसमें कांग्रेस पार्टी और भाजपा के बीच सीधी टक्कर है, जी। उसमें और कोई पार्टी उस परिस्थिति में है नहीं। तो अगर कांग्रेस पार्टी की एक अहम और मुख्य भूमिका नहीं रहेगी तो जो लक्ष्य हम प्राप्त करना चाहते हैं उसको प्राप्त नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये वास्तविकता है कि बाकी अगर 200 सीटों पे क्षेत्रीय पार्टियां लड़ती हैं, कांग्रेस एक अकेली ऐसी पार्टी है जिसका एक बहुत बड़ा इस विपक्षी एकता में भूमिका रहेगी। और इसीलिए मैं कहता हूं कि ये जरूरी है कि हम समन्वय बनाएं, हम लोग इकट्ठे होके चलें, और ये जो वन अपमैनशिप है कि विपक्ष को कौन लीड करेगा, ये इस चीज के में बिल्कुल हम पढ़ने की कोशिश ना करें, ना ही पढ़े, क्योंकि उससे जो विपक्षी एकता है वो पूरी तरह से खेरू खेरू हो जाए। बट राजनीति बिना लीडरशिप पे तो होती नहीं ना। अगर विपक्षी एकता बनती है और यही नहीं पता कि किसको लीड करना है, तो फिर वो फैसले कैसे होंगे, उन पे इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा, और कैसे अखिल भारतीय स्वरूप बनेगा उस आंदोलन का। और ये सवाल भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पूछा जा रहा लगातार कि भाई मोदी जी के सामने कौन। और अगर आप इस सवाल का जवाब नहीं देंगे, फिर मोदी जी कहेंगे भाई यहाँ तो कोई ऐसे लोगों को आपको चुनना चाहते हैं जिनको यही नहीं पता उनका नेता कौन है। देखिए, ये सवाल कोई ऐसा नहीं है पहली बार आया है। आपको याद होगा कि 1977 में यही सवाल कांग्रेस पूछती थी कि स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी के सामने कौन, और फिर 77 का परिणाम हम लोगों के सामने आ गया। पर हाँ, वो सरकार नहीं चल पाई, 3 वर्ष में वो सरकार टूट गई। श्री राजीव गांधी जी 425 सीट लेके आए थे, पर 1979 आते आते कांग्रेस की 196 सीट रह गई थी। और उसके बाद भी जब एनडीए का गठन हुआ तो ये सवाल निरंतर और लगातार उठता रहता था कि एनडीए का नेतृत्व कौन करेगा। तो मुझे ये लगता है कि ये कॉन्वर्सेशन की अभी शुरुआत है, ये संवाद की अभी शुरुआत है, और जो नेतृत्व वाली बात है उसको इस समय बैक बर्नर पे रखने की जरूरत है। समय आने पे जो नेतृत्व वाली बात है, अगर जरूरत पड़ी तो उसके ऊपर भी मुझे लगता है आम सहमति बन जाएगी। जब एक 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 बुनियादी बात पे आम सहमति बन जाए कि भाई हमको भारत के ख्याल को, आइडिया ऑफ इंडिया को बरकरार रखना है और इस उद्देश्य की तरफ सब काम करना शुरू करें, तो उसके बाद बाकी तो टैक्टिक्स रह जाती है कि नेतृत्व कौन करेगा, इसका स्वरूप क्या होगा। क्योंकि जिस तरह का जनमानस इस देश का बनता जा रहा है, मुझे लगता है कि एक तो भारतीय जनता पार्टी से उनका मोह भंग हुआ है, और ये जो परिस्थिति है ये आने वाले 3 साल में जो बचे हैं ये और गंभीर होने वाली है। तो क्या ये मान लिया जाए कि अगर जरूरत पड़ेगी तो कांग्रेस पार्टी जो है ममता बनर्जी को या शरद पवार को, एक तीसरे आदमी को भी गठबंधन का नेता मान सकती है? देखिए आशुतोष जी, ये सवाल बहुत प्रीमेच्योर है। जैसे मैंने आपको कहा कि ये तो एक संवाद की शुरुआत है। अब ये संवाद का क्या स्वरूप बनता है, बहुत सारे प्रदेशों में अब 2021 से लेकर 2023 तक चुनाव होने हैं। मेरे ख्याल शायद 15-17 ऐसे प्रदेश होंगे जहाँ पे चुनाव होंगे, और हर चुनाव के बाद परिस्थिति बदलेगी। तो इसलिए आज की तारीख में जरूरी ये है कि ये संवाद, ये बातचीत, ये गुफ्तगू चलती रहे, और जो भी स्वरूप तैयार होगा विपक्षी एकता का, मुझे नहीं लगता कि मई जून 2023 से पहले पूरी तरह से वो तैयार होकर एक मुखर तरीके से उभर पाएगा। आपसे आखिरी सवाल, क्या आपको लगता है कि मोदी जी को के खिलाफ एक अच्छा विपक्ष खड़ा हो सकता है और उनको मात दी जा सकती है, और क्यों दी जानी चाहिए? देखिए, बिल्कुल दी जा सकती है। अगर आप देखें, भारतीय जनता पार्टी ने पूरी अपनी ताकत पश्चिम बंगाल में झोंक रखी थी, और ममता बनर्जी ने अकेले ही उनका जो चक्रव्यूह था वो अभिमन्यु की तरह उन्होंने उस चक्रव्यूह को बिल्कुल तोड़ के रख दिया, और वो विजयी होके निकली। तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी की कोई लंबी चौड़ी पृष्ठभूमि नहीं है,
पर जिस तरह से डीएमके कांग्रेस गठबंधन ने वहां पे जीत प्राप्त की है, और ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि केरल और असम का जीता जताया चुनाव हम हार गए, नहीं तो वहां पे भी परिस्थितियां बहुत अलग हो सकती थी। तो कोई ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं और कार्यकर्ता हैं वो कोई 6.5 फुट के हैं, उनसे लड़ा नहीं जा सकता। इनसे लड़ा भी जा सकता है और इनको पस्त भी किया जा सकता है। बट लोग तो कहते हैं अंत समय तो कुछ ऐसी टेक्निक निकल के आ जाएगी, फिर उससे बाद चुनाव पूरी तरीके से पोलराइज हो जाएगा जैसे 2019 में हुआ। देखिए, आपकी ये बात सही है कि इस बात की आशंका से हम लोगों को अपनी आंखें नहीं बंद करनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से राष्ट्रीय सुरक्षा का सिनिकल इस्तेमाल एनडीए भाजपा की सरकार ने राजनीतिक फायदे के लिए किया है, उसकी कोई मिसाल आजाद भारत के इतिहास में नहीं है। और ये एक बहुत बड़ी चुनौती है इस देश के सामने कि इस ध्रुवीकरण की राजनीति से ऊपर उठकर देश के भविष्य को संज्ञान में लेते हुए, और पिछले 10 वर्ष में जो इस देश में पूरी तरह से डिस्ट्रक्शन हुई है, चाहे वो इंस्टीट्यूशंस की हो, चाहे अर्थव्यवस्था की हो, अगर उस सबको हम लोग भुला देंगे तो फिर भारत का आवाम अपने आप को माफ नहीं कर पाएगा। आपकी नजर में सबसे बड़ा मुद्दा इस वक्त क्या है? देखिए, मेरी नजर में सबसे बड़ा मुद्दा अर्थव्यवस्था है। वो इतना 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 पोलराइजिंग नहीं है जितना कि अगर कोई धर्म का या जात का मुद्दा है, या जो कोविड-19 की दूसरी लहर से नुकसान हुआ है लोगों को जान और माल का। पर जिस तरह से अर्थव्यवस्था पूरी तरह से तहस-नहस हो गई है, बैठ गई है, और इसका असर छोटे-छोटे कस्बों में, गाँव देहात में दिखने को मिलता है। जैसे मेरा जो संसदीय क्षेत्र है उसमें 1800 गाँव है आशुतोष जी, छोटे-छोटे कस्बे हैं, और मैं देखता हूँ कि हर कस्बे में 8-8, 10-10 दुकानें, 20 दुकानों में से शटर डाउन दिखते हैं। तो एक बहुत गहरा असर लोगों की आजीविका के ऊपर इस सरकार की इकोनॉमिक मिसमैनेजमेंट का पड़ा है। और अल्टीमेटली चाहे चुनाव में मुद्दा कोई भी बने, जो अंडरलाइंग इम्पल्स होगा, वो अंडरलाइंग इम्पल्स लोगों की जो आर्थिक स्थिति है उसको वो जरूर ध्यान में लेंगे। बट आप लोग तो पेगासस को बड़ा मुद्दा बना रहे हैं, पेगासस को लेकर संसद में कार्रवाई नहीं हो रही, उस पर आप सड़क पर भी आंदोलन कर रहे हो, संसद के अंदर भी, ऐसा क्यों? देखिए, जहां तक पेगासस का सवाल है, हर व्यक्ति का एक प्राइवेट स्पेस है। मैं इस बात को कबूल करता हूं कि शायद राइट टू प्राइवेसी की उतनी ज्यादा भारत में चेतना नहीं है जितनी बाहर के मुल्कों में है। और जो आप बात कह रहे हैं वो बात मेरे को कई लोगों ने कही कि जहाँ पे आज भी लोग अगर उनको आप संडास जाना हो तो बाहर जाते हैं, तो आप किस प्राइवेसी की बात कर रहे हैं। पर बुनियादी सवाल ये है कि ये जो आघात हो रहा है लोगों के ऊपर कि आपकी कोई प्राइवेट स्पेस नहीं है, एंड एवरीथिंग इज ओपन एंड विजिबल एंड विल बी सर्वेल्ड बाय द नैनी स्टेट, ये लोकतंत्र के लिए खतरा है। और इसलिए पेगासस सिर्फ एक सर्वेलेंस का मुद्दा नहीं है, लोकतंत्र की जो बुनियाद है उसको बचाने के लिए आदमी की जो एक अस्मिता है इंसान की, उसको बरकरार रखने के लिए ये इसको हमने प्राथमिक मुद्दा बनाया है। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में हम जरूर इसको बड़े एक ठीक तरीके से और सुचारू तरीके से लोगों तक लेके जा पाएंगे। आज ही उच्चतम न्यायालय ने पेगासस के मामले में सरकार को नोटिस जारी किया है, और मुझे उम्मीद है कि ये जो सारा प्रकरण है इसका सिर्फ भारत की लोगों की राइट टू प्राइवेसी पर ही नहीं, पर बहुत सारे और पहलुओं पे बहुत गंभीर असर पड़ने वाला है। तो मनीष जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। थैंक यू सो मच। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।